Assalamualaikum SPSC aspirants, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का कोर्स बायोलॉजी में। चैप्टर 10 होगा ये, जिस सीक्वेंस में हम आ रहे हैं HST की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन मैट्रिक की बुक में ये फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गैसियस एक्सचेंज जो है, इसका मतलब क्या होता है कि गैसेस का इन और आउट होना। ठीक, अब ये जो गैसेस एक्सचेंज है ये प्लांट्स में भी होती है, ये एनिमल्स में भी होती है, इवन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। प्लांट्स के अंदर गैसेस जो एक्सचेंज होती हैं वो सिर्फ दो प्रोसेस के लिए होती हैं, जबकि एनिमल्स के लिए सिर्फ रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। प्लांट्स में दो प्रोसेस होते हैं जिसमें गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इन दोनों ही प्रोसेस में गैसेस एक्सचेंज होंगी। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों कुछ ऑपोजिट रखते हैं, कुछ कैरेक्टर्स इनके ऑपोजिट में चले जाते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन को आउट करते हैं, अपनी बॉडी से टेकन आउट करते हैं, गिवन आउट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले आते हैं, यानी टेकन इन करते हैं। ठीक, जबकि रेस्पिरेशन में इसका ऑपोजिट होता है। ये साइन गलत हो गया। ऑक्सीजन जो है वो एंटर होती है बॉडी में, और रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर जाती है। सो दिस इज़ द ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन दो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है दोनों ही प्रोसेस में ऑपोजिटली। अब फोटोसिंथेसिस क्या है कि प्लांट्स के सिर्फ जो ग्रीन पार्ट्स है ना, जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन्हीं सेल्स में होगा। लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो हर लिविंग सेल में हो रही होती है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम पे होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सनलाइट की नीड होती है, और सनलाइट रात के टाइम पे मौजूद नहीं होती। सो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में, और रेस्पिरेशन हर बॉडी के सेल में हो रही होती है। जबकि रात के टाइम पे सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती। इसी वजह से कहते हैं कि रात को दरख्त के नीचे सोना नहीं चाहिए। वो किसी जिन भूत से रोकने के लिए नहीं होता, वो इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी, जो प्लांट की बॉडी है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही आउट हो रही है, और हमारी बॉडी से भी कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही है, तो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इस वजह से मना करते हैं कि दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि हमसे कोई जिन वगैरह ना चिमट जाए। एनीवेज, फोटोसिंथेसिस जो है इट्स एन एनाबॉलिक प्रोसेस। इसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें फूड ग्लूकोज की प्रिपरेशन होती है फ्रॉम बाय द यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एट्सेट्रा। अब रेस्पिरेशन जो है, इसमें क्या होगा, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में बनता है उसी की ब्रेकडाउन को हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं। सो इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, और जो कि ऑल द टाइम हो रहा होता है, यानी ये डे टाइम में होता है, जबकि रेस्पिरेशन हर टाइम होगी। सो अब आते हैं नेक्स्ट पे टॉपिक पे। तो जो रेस्पिरेशन है या फोटोसिंथेसिस है, इसकी गैसेस के एक्सचेंज के लिए जो पोर्स यूज़ होते हैं, वैसे तो लिविंग सेल्स जितने भी हैं वो सारे रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन जो स्पेशली लीव्स में रेस्पिरेशन होती है, तो लीव्स का जो सरफेस है, जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, इस एपिडर्मिस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती हैं, उनको हम कहते हैं स्टोमेटा। उन स्टोमेटा के थ्रू हो रही होती है गैसेस एक्सचेंज इन द लीव्स। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं, इनके साइड में ये जो होल है, जो ओपनिंग होती है, मैं बुक में आपको शो करवा रही हूँ। लुक एट दिस पिक्चर डायग्राम। दिस वन इज स्टोमेटा। ये जो ओपनिंग हमें नज़र आ रही है ये स्टोमेटा है, और उसके साइड में ये जो सेल नज़र आ रहे हैं, दीज आर गार्ड सेल्स। अब क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस होगा, तो फोटोसिंथेसिस में ये जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब ये सोल्यूट के पार्टिकल्स इसमें जमा होंगे, तो क्या होगा, वाटर की इसमें शॉर्टेज हो जाएगी, और वाटर जो है वो एंटर होना स्टार्ट होता है। अब जब वाटर इसके अंदर आएगा तो प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। अब ये जो टर्गर प्रेशर है, इसी वजह से ये खुले से रहते हैं, और जो ओपनिंग है वो खुली रहती है, और इसी वजह से यहाँ से ओपनिंग से ही गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है। जबकि जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, तो ये वाटर टर्गर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और डिक्रीज़ होने की वजह से ये बिल्कुल फ्लैक्टेड हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, और ये ओपनिंग बंद हो गई, यानी स्टोमेटा क्लोज्ड हो गए। तो स्टोमेटा का ओपन या क्लोज होना गार्ड सेल के टर्गर प्रेशर पर डिपेंड करता है
है टारगेट प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये स्टोमेटा ओपन रहेंगे और ये इनकी शेप जो है गार्ड सेल्स की वो इस तरीके से रहेगी। जब ये स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस उस वक्त नहीं हो रहा, इसी वजह से ये क्लोज्ड हैं। और इन्हीं गार्ड सेल्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है। तो इन साइड में जो दो सेल्स हैं इनको गार्ड सेल्स कह रहे हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। इनकी जो इनर वॉल होती है वो थिक होती है और जो आउटर वॉल है वो इलास्टिक होती है। नाउ गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होती है उसके लिए याद रखें एक होता है रेस्पिरेटरी मीडिया। रेस्पिरेटरी मीडिया यानी जहाँ से ऑक्सीजन आ रही है रेस्पिरेशन के लिए। तो एक्वेटिक एनिमल यानी पानी में जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिए रेस्पिरेटरी मीडिया वाटर है, वाटर से उन्हें ऑक्सीजन मिलती है और वाटर में 5% ऑक्सीजन मौजूद होती है। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि खुश्की पर रहते हैं, जो कि ड्राई प्लेसेस पर रहते हैं, उनके लिए जो ऑक्सीजन है वो एयर से आती है, तो उनका रेस्पिरेटरी मीडिया है एयर, जहाँ पर 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है। अच्छा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, पूछा जाता है रेस्पिरेटरी सरफेस यूनिसेल्युलर का कौन सा है, यानी ऐसा सरफेस जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो जो यूनिसेल्युलर है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही सेल के अंदर गैसेस आती हैं और उसी मेम्ब्रेन से बाहर जाती हैं। जबकि मल्टी सेल्युलर के अंदर जो बॉडी सरफेस है उनका या जो उनका इंटरनल सरफेस है वही उनका रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। एक्चुअली जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर एल्व्यूलाई जो कि लंग्स के बिल्कुल एंड में आ रहे होते हैं, तो एल्व्यूलाई उनके रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं हम ह्यूमन बींग्स के। बाकी मल्टी सेल्युलर के लिए उनकी बॉडी सरफेस इंटरनल सरफेस ही रेस्पिरेटरी सरफेस बनेंगे। और जो रेस्पिरेटरी सरफेस है जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होना है उनकी ये प्रॉपर्टीज़ याद रख लें कि उसे थिन होना चाहिए ताकि आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो सके, वेट होना चाहिए, परमिएबल यानी गैसेस एंटर हो सके, परमिएबल होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस को, और बॉडी के वॉल्यूम के रिलेशन में वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस का। तो ये 4 कैरेक्टर एक रेस्पिरेटरी सरफेस में लाजमी होने चाहिए। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, इंसान के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होती है एक्चुअली वो लंग्स में मौजूद एल्वुलाई के थ्रू होती है। वैसे तो ये पूरा एयर पैसेज वेज है जो हम पढ़ेंगे, लेकिन जो एक्चुअल में एक्सचेंज हो रही होती है वो एल्वुलाई पे होती है। अब हम इसके पूरे पैसेज को पढ़ेंगे। देखें, जो ऑक्सीजन है वो एंटर होती है सबसे पहले नोस्ट्रल्स में। ओके, नोस्ट्रल से जो ऑक्सीजन है वो मूव होती हुई नेसल सैक से होती हुई एक पाइप में आती है। दैट पाइप इज कॉल्ड ट्रेकिया, दैट इज कॉल्ड विंड पाइप एज वेल। ये रहा विंड पाइप, ठीक है। अब इस पाइप को हम कह रहे हैं ट्रेकिया। यहाँ से ऑक्सीजन गुजरेगी। अब यहाँ पर लगी हुई होती है सी शेप रिंग्स लगी हुई होती हैं, इससे अच्छे से मतलब पास हो जाती है ऑक्सीजन। और उसके बाद ये जो ट्रेकिया है अपने आप को डिवाइड कर रहा है 2 ब्रांचेस में। दीज 2 ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रोंकाई। ये जो दोनों हैं इन्हें हम कहेंगे ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकाई आगे जाकर एक छोटी छोटी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, इनको हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। और ये जो ब्रोंकाई है ये एक्चुअली लंग्स में खुल रही होती है। लंग्स बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं होते, ये मैंने किडनी ही बना ली है, समझे, लेकिन बस समझ जाए। ये 2 लंग्स हैं, इस तरीके से ब्रोंकाई जो है वो खुलती है जाके दोनों लंग्स में, ठीक। तो अब लंग्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए, ऑक्सीजन एंटर हुई नोस्ट्रल में, फिर नेसल सेक्स, फिर ट्रेकिया। जब ट्रेकिया में एंटर हो रही है तो यहाँ पर मौजूद होता है एक साउंड बॉक्स दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स। यहाँ से गुजरती हुई आएगी ऑक्सीजन और ट्रेकिया में एंटर होगी, फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स, और फिर इस तरीके से लंग्स में जहाँ पर मौजूद होते हैं इनके एंड्स पर ना यूँ मौजूद होते हैं एल्वुलाई, बिल्कुल जैसे वो होते हैं ना ग्रैप्स होते हैं, बिल्कुल ग्रैप्स की शेप में इस तरीके से होंगी एल्वुलाई। वहाँ पर जाके ऑक्सीजन जो है वो एंटर होती है ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है एल्वुलाई में। तो एक्चुअल रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो एल्वुलाई होगा। लंग्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं, पिंकिश अपीयरेंस होती है इनकी। और लंग्स के सराउंडिंग में डबल मेम्ब्रेन होती है, और उन मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स अपने अंदर 5 लीटर्स जो ऑक्सीजन को भर सकते हैं, तो ये कहलाएगी लंग्स की कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी यानी कि हाउ मच ऑक्सीजन इट कैन स्टोर। और जो लंग्स हैं इसमें जो एल्वुलाई आ रहे हैं जिनको हम कह रहे हैं कि दे आर एक्चुअली रेस्पिरेटरी सरफेस, ये 1 लेयर ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं। याद रखें, जहाँ से भी एक्सचेंज होनी है ना गैसेस की या फिर किसी भी चीज़ की एक्सचेंज होनी होती है, वहाँ पर वो जो सेल्स होते हैं वो 1 लेयर ऑफ सेल्स से बने होते हैं। जैसे कैपिलरीज हैं वो भी 1 लेयर ऑफ सेल्स से बनी हुई हैं।
फिर ब्रीथिंग और वेंटिलेशन पर आएँ तो देखिए गैसेस एक्सचेंज के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज़ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है गैसेस का एंटर होना और गैसेस का आउट हो जाना। अब ये जो ब्रीथिंग है ये इनवॉलंटरी है, यानी हमारे कंट्रोल में ब्रीथिंग नहीं है, हमें सोच कर सांस नहीं लेना पड़ता, ठीक है, वरना हम इतने सुस्त इंसान हैं कि सांस लेने के लिए भी बहुत ही सुस्ती करते हैं और बीमार भी पड़ जाते हैं। एनीवेज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस, हमारा जो ये वेंटिलेशन का सिस्टम है, ब्रेन का कौन सा पार्ट उसको रेगुलेट कर रहा है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस। ठीक। ब्रीथिंग जो है उसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वन इज़ इंस्पायरेशन एंड अदर इज़ एक्सपायरेशन। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इंस्पायरेशन यानी ऑक्सीजन का अंदर आना, बॉडी के अंदर आना, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाएगी और बाकी सारी चीज़ें इसके ऑपोजिट होंगी इंस्पायरेशन के। जैसे इंस्पायरेशन में जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम एक तरह की शीट होती है बिल्कुल लंग्स के नीचे, रिब्स के नीचे होती है ये शीट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और इंटरकोस्टल मसल्स भी जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इंस्पायरेशन के दौरान, जबकि एक्सपायरेशन में ये रिलैक्स हो जाते हैं। थोरेक्स वॉल्यूम जो है ना, रिब्स जो होती हैं वो बाहर की तरफ आती है, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं ना तो रिब्स जो होती हैं वो बाहर की तरफ आती हैं। आप अपने रिब्स पर हाथ, अपने लंग्स पर हाथ रख के फील करेंगे ना, या चेस्ट पर अपने हाथ रख के फील करेंगे कि चेस्ट कैविटी जो होती है, सॉरी थोरेक्सिक कैविटी जो है वो बाहर की तरफ आ रही होती है जब हम सांस लेते हैं, यानी वॉल्यूम में इंक्रीज़ आता है। और जब वॉल्यूम में इंक्रीज़ आता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, तो लंग्स के अंदर एयर जो प्रेशर होता है एयर का वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये चारों कैरेक्टर्स आप याद कर लें, ये इंस्पायरेशन के हैं और इसके ऑपोजिट एक्सपायरेशन में फीलिंग्स होती हैं ये सारी। जैसे मतलब थोरेसिक कैविटी हमें डिक्रीज़ वॉल्यूम में फील होगी, एयर प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, इस तरीके से। टेबल 10 आप बुक में देख लीजिएगा, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जब आप सांस लेते हैं ना, इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में थी ना उतनी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो एटमॉस्फेयर में थी दैट इज़ 0.03% उतनी आएगी। और लाजमी नहीं है सिर्फ ये दो गैसेज ही आ रही हों, और भी गैसेज आती हैं, नाइट्रोजन गैस भी आ रही होती है 78%, वाटर वेपर्स, टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर कोई गैस नहीं है लेकिन जितने टेम्परेचर पर ये चीज़ें आ रही होती है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम एक्सपायरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन जो पहले आई थी वो यूज़ भी हुई है, वो बॉडी ने ले ली है, तो कुछ ऑक्सीजन यूज़ होगी, बाकी बाहर चली जाएगी। तो ओनली 5% ऑक्सीजन बॉडी के अंदर रिजाइड करेगी, बाकी जो है ना 21 से 5 माइनस कर दे दैट इज़ 16% ऑक्सीजन बॉडी के बाहर जाएगी। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई थी बॉडी में, लेकिन बॉडी में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है जिसे बाहर जाना है, तो ये बाहर जब हम एक्सपायरेशन करेंगे तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। ये नाइट्रोजन जितनी आई उतनी वापस जाएगी क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। और जब हमने सांस लिया होता है, इंस्पायरेशन करते हैं, तब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर ये गैसेज आ रही होती है। जब हम बाहर की तरफ सांस निकाल रहे हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, क्या नाम है, एक्सक्रीट, एक्सेल कर रहे हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उस वक्त जो टेम्परेचर होगा वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा दैट इज़ 37 सेंटीग्रेड। ओके, फिर एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन अब मैंने चैप्टर 9 में समझा दी थी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसमें बगैर ऑक्सीजन के ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, तो एज अ रिज़ल्ट लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। वो लैक्टिक एसिड लेग्स में वगैरह में जमा हो जाता है, ख़ास तौर पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स जो होते हैं वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं, मसल सेल्स, फिर लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है जिससे दर्द वगैरह भी हो जाता है। फिर जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है, अमाउंट चाहिए होता है इस लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए, उस ऑक्सीजन के अमाउंट को हम कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन डेप्थ। ये बातें मैंने शायद लास्ट चैप्टर में बताई थी, सेकंड लास्ट चैप्टर में बताई थी। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर ये एक तरह की मशीन होती है जो बिल्कुल लंग्स की तरह काम कर रही होती है। जब एक पेशेंट की जो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है तो फिर आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है, जिसमें डायरेक्टली उस पाइप को ना कनेक्ट किया जाता है ट्रेकिया से, यानी ट्रेकिया में ही वो पाइप जा रहा होता है, फिर डायरेक्ट वहीं से ब्रीथिंग हो रही होती है।
रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये कुछ बीमारियां हैं जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, जैसे ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस कहते हैं एयर पैसेज वेज में इन्फ्लामेशन हो जाना। एयर पैसेज वेज यानी ट्रेकिया भी हो सकता है, ब्रोंकाई वगैरह हो सकते हैं। एम्फिस्मा में क्या होता है कि एल्वुलाई जो होती है उनकी प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होती है। नमूनिया में ये जो एल्वुलाई है इनमें फ्लूइड भर जाता है, पस भर जाता है। अस्थमा में जो एयरवेज लंग्स में मौजूद हैं उनकी इन्फ्लामेशन होती है। लंग्स कैंसर में जो है वो सेल्स एबनॉर्मल सेल अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं, एक जैसे ही है तकरीबन तो, लेकिन जो आपको अलग अलग से लगे ना, जैसा वीजिंग साउंड है, ये सिर्फ अस्थमा में प्रोड्यूस होता है। और हॉर्सनेस, दिस इज़ द सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर। तो जो सिम्टम्स थोड़े अलग से हैं वो याद कर लें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। अब एमसीक्यूज को देख लेते हैं। द बायोलॉजिकल फंक्शन विच परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज किस प्रोसेस में होती है? फोटोसिंथेसिस में भी होती है, रेस्पिरेशन में भी होती है, तो बोथ ए एंड बी होगा इसमें। प्लांट्स डू एक्सचेंज गैसेस थ्रू। अब प्लांट्स एक्सचेंज करते हैं गैसेस को स्टोमेटा, रूट्स, स्टीम, ऑल ऑफ दीज, हर एक पार्ट के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है। ईच स्टोमा इज फॉर्म्ड बाय 2 गार्ड सेल्स। ये भी हमने पढ़ा था कि हर स्टोमा को गार्ड करने के लिए 2 गार्ड सेल्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस पजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। थिन, वेट, परमिएबल, वेरी लार्ज, ये तीनों ही रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज हैं, तो ऑल ऑफ दीज होगा। इंस्पायरेशन यानी ऑक्सीजन का एंटर होना इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, यस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, यस। इनवर्ट मूवमेंट ऑफ रिब्स, नहीं, रिब्स आउटवर्ड मूव करती हैं, तो ओनली ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। लैरिंग्स जो कि एक साउंड बॉक्स है, इज लोकेटेड ऑन ट्रेकिया, ये भी पढ़ा था अभी हमने। रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज एल्वुलाई। रेस्पिरेटरी सरफेस लंग्स नहीं होते, एल्वुलाई होते हैं। इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग इज ड्यू टू द फॉलोइंग। जो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो जाना, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तभी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द डीजेनरेशन ऑफ एल्वुलाई। तो प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन हमने एम्फेस्मा के कैरेक्टर में पढ़ी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द इन्फ्लामेशन ऑफ एयर पैसेज वेज। इन्फ्लामेशन ऑफ एयर पैसेज वेज की बात होगी तो ब्रोंकाइटिस है, अगर लंग्स की बात हो रही होती तो वो अस्थमा होता। तो हेयर एमसीक्यूज एंड्स, और इसके अलावा जो एमसीक्यूज हैं आप इंटरनेट से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।